Okay, chaliye. So, good morning, dear students. I welcome you all to this session on metal cutting. And today, actually, we are going to start the new subject, materials and manufacturing science. And to be true, materials and manufacturing science is one of the, not only one of the subject, but is the subject which is the highest, what should I say, the most scoring one in GATE for mechanical engineers. And of course, for production engineers, it's definitely a very full blown subject. अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि व्हाट इज द, देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसे कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस. तो सबसे पहले तो अगर मैं इसे हम दो पार्ट में करेंगे, we'll finish up it in two parts, material science and manufacturing. पेन को क्या हो गया? देखिए, the first part would be material science. The first part will start with material science, casting, metal forming, and the next part will be there with we'll start with metal cutting, machine tools, then there would be metrology and inspection, computer integrated. First of all, I'll start with part 2 and we'll complete part 2. Then we'll move towards part 2. Okay. Now, the point is like that. Manufacturing का आराम से weightage gate में होता है around 14-15 marks to 20 marks तक जाता है. तो लोअर साइड पे 12-13 marks तक रहता है. वो भी कभी रेयर, कभी 12-13 का आया होगा. मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ. और 15-16 बना रहता है एवरेज और 20 तक चला जाता है. मैन्युफैक्चरिंग का जो वेटेज है मैंने आपको बताया जैसे अराउंड 15-20 मार्क्स का. द बेस्ट पार्ट इज कि 80% इज न्यूमेरिकल एंड ट्रस्ट मी न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी. मतलब इससे इजी न्यूमेरिकल्स आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे. शायद आपने 12th 11th क्लास में भी इतने आसान न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए होंगे जितने आसान न्यूमेरिकल्स आपको मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस में देखने को मिले. द ओनली थिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज दैट कि थोड़ा सा लेंथी है, बट इतना भी नहीं कि you will feel कि यार सर बहुत ज्यादा हो गया. नो नो, नॉट लाइक दैट. तो चूंकि अभी 4th ईयर स्टूडेंट्स और 3rd ईयर स्टूडेंट्स अभी आपके एग्जाम्स बिल्कुल अबाउट टू कम है,
तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा फोकस आप लोग न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। दो दिस वोंट बी एनी काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, ठीक है, because I don't think crash course is the right thing doing with the students. So I'll be teaching you in great details about the subject. But yeah, keeping in mind that exam is very close to us. So यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको एग्जाम में, वट एवर न्यूमेरिकल्स विल बी कमिंग, मोस्टली 70-80% ऑफ देम आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड, मतलब फिक्स नेचर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर स्कोर करना बड़ा आसान होता है। द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है ना, मतलब मुझे बाकी कॉलेजेस का तो पता है, सिर्फ आईआईटीज ऐसे हैं, इनफैक्ट एनआईटीज भी ऐसे नहीं है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल साइंस का सिलेबस और गेट का सिलेबस मैच करता है। जैसे आपने कॉलेज में सॉम पढ़ा, मैंने आपको सॉम पढ़ाया, शायद आपके कॉलेज में डेफिनेटली जो सॉम मैंने पढ़ाया उससे बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं मैं तो बहुत ज्यादा डेप्थ में गए होंगे आपके टीचर्स, बड़े बड़े कन्वेंशनल क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे आप। तो आपको लगा होगा यार सॉम फॉर गेट इज लाइक जस्ट अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ योर I mean college curriculum, right? Correct. But as of my experience, I'm not very sure about your college. But yeah, in other college, except IITs, I'm saying, and some of the NITs, whatever is taught in materials and manufacturing science for GATE is totally different. It's first of all completely numerical based. Exam is numerical based of materials and manufacturing science, and usually at engineering level, numericals are not that involved. But if you have already done in your college also, then it's very good thing. If you have not done, then it's not a big thing. It's very simple. कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेटेज मैंने आपको बता दिया है, और सबसे ज्यादा जो इसमें डिफिकल्ट टॉपिक है, जहां पर नॉट एवरीबॉडी इज एबल टू स्कोर, इज मेटल कटिंग, और इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज, एंड नॉट दैट इजी एज अदर टॉपिक्स। चलिए, so with that I'll start with metal cutting today. देखिए, so whenever we talk about cutting, metal cutting, there are two important features about it. The first one is, एक तो वर्क पीस, करेक्ट, और दूसरा टूल। टूल will help us to remove metal from the workpiece, right? Yes sir. Now it is a job of machine tool. Machine tool is a machine which removes, on which we remove metal. Machine tool is a machine on which we remove metal. हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा फंडा अलग रहेगा। मैं मेरे इसमें पेजेस रहेंगे, ठीक है, जहाँ पर खाली पेजेस रहेंगे, और मैंने पिक्चर्स भी इंसर्ट किए हैं यहाँ पर, जस्ट टू शो यू। पिक्चर्स भी इंसर्टेड रहेंगे, थ्योरी भी कुछ ना कुछ लिखी भी होगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें थोड़ा कम है जैसे, बट दूसरे टॉपिक्स में ज्यादा होगा, सो दैट मोर टाइम इज इन्वॉल्वड इन studying, because यहाँ पर डायग्राम्स और वो सारा क्लास में टेक्स लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई अवॉइडेड। मशीन टूल इज अ मशीन ऑन व्हिच वी रिमूव मेटल। अब मशीन टूल का मेन जॉब क्या है? मशीन टूल का मेन जॉब है टू प्रोवाइड, वन ऑफ द मेन जॉब, टू प्रोवाइड relative motion between workpiece and tool। और यहाँ पर अगर हम देखें तो there are other jobs also like support etc। मैं अभी मशीन टूल पे नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरा इंपॉर्टेंट फीचर है मशीन टूल का, कि टू प्रोवाइड द रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्कपीस एंड टूल, आई विल ओनली टॉक अबाउट दिस, रेस्ट ऑफ देम विल बी टॉकिंग अबाउट द सेपरेट चैप्टर व्हेन आई विल टॉक अबाउट मशीन टूल्स। So to provide relative motion between workpiece and tool, what has to be done? Definitely, there are two types of motion the any metal cutting operation going on. First is cutting motion,
and another is I'll talk about it. Let's talk about cutting motion. देखिए, you all know turning operations, I believe, right? I hope आप सभी ने turning operation देखा है. देखिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. Let's say that our tool is over here. And this is a portion we have already cut. अब ये रोटेट हो रहा है आपका जो. Now we all know that कि ये अगर मैं इसे होल्ड करके रखूं, ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे सिर्फ होल्ड करके रखूं तो ये सर्कुलर पार्ट तो कट कर देगा, बट अगर मुझे ये बचा हुआ अनकट पार्ट जो है, ये बचा हुआ अनकट पार्ट जो है, अगर मुझे इसे कट करना है, if I want to feed or if I want to cut the uncut part, I have to feed my tool to that uncut part. That's why I have to release it from here, and I have to allow him to move in this direction. This type of motion, पहला मोशन जो आपने देखा जब मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो ये कटिंग कर रहा है, कटिंग रुकी नहीं, कटिंग हो रही है ना. द सर्कुलर आर्क हैज बीन कट, a circle has been cut, sorry, not a circular arc, a circle has been cut. That is called as cutting motion. और अगर मुझे अनकट पार्ट को कट करना है तो मैं जब टूल को फीड करूंगा, I have to feed the tool for that to cut the uncut part. That is called as feed motion. मैंने आपको ये दोनों मोशन अलग अलग करके दिखाए, राइट. So this is called as a cutting motion, and this is called as feed motion. और लेथ पे ये दोनों मोशन एक साथ होते हैं. ऐसा नहीं कि आपने कट करा, यू हैव कट फिर फीड, फिर कट फिर फीड. ये इंटरमिटेंट नहीं होता जैसे शेपर में आपने देखा होगा. इट्स अ कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस कटिंग भी हो रही है और कंटिन्यूअस फीडिंग भी हो रही है, इसलिए हेलिकल ग्रूव्स बनते हैं. विल टॉक अबाउट. तो दो मोशन होते हैं, फीड मोशन इज द सेकंड. सो दिस इज अ प्राइमरी मोशन and this is the secondary motion. Feed motion अगर हम define करें तो it is to uncut, to feed the tool. The feed motion is required to feed the tool to cut uncut portion. Now, can you tell me, anyone, the line generated by the cutting motion, what do we call it as? Do you know about that? The line generated by the cutting motion and the line generated by the feed motion. So the line generated by cutting motion is called line. बोल लीजिए, कर्व बोल लीजिए. और the line or curve generated by feed motion. Have you heard about generatrix and directrix? Maybe in your school. This is called as generatrix or ये directrix.
directrix. For example, in turning operation, this is a directrix. Oh, sorry, this is a generatrix, and this is a directrix. So, which kind of surface would be generated here? When you have a generatrix in a form of circle and a directrix in a form of straight line, will achieve a cylindrical surface. Next, another example you can take. This is again your generatrix, and this is your directrix. So, what kind of motion, what kind of surface will you expect from it? So, definitely, this is a cutting motion. The cutting motion will continue along the directrix. यहाँ पर कैसे continue करेगा? ऐसे continue करेगा, तो इसलिए सिलेंडर बनेगा. और यहाँ पर क्या बनेगा? नहीं. Next is this is, let's say, your generatrix. And this is your directrix. It is intermittent. Intermittent in the sense that कि generatrix गई, वापस आई, फिर डायरेक्ट्रिक्स इस डायरेक्शन में हो, फिर फीड मोशन. तो कटिंग मोशन एंड फीड मोशन. तो फीड मोशन यहाँ पर इंटरमीडिएट है. So can you tell me what kind of surface would be generated with this? Of course, this will lead to a flat plane surface. Correct, Pratik? This is what is the basic foundation of machine tools also and metal cutting also. So when we'll talk about different metal cutting processes, we'll talk about these. The next one. Now definitely there is a cutting motion, right? So with the cutting motion there is associated one speed. So speed associated with the cutting motion is called as cutting velocity. So the speed associated with it is called as cutting velocity. All right, friends. And the speed associated with the feed motion is called as feed. The standard units of cutting velocity is, I'll use V only. I won't use VC because VC I'll be keeping it for chip velocity. Okay. So ये meter per minute, and this is the feed can be expressed right now. मैं दो तरीके बता रहा हूँ, आगे चल के हम इसे और elaborate करेंगे. Feed can be expressed in mm per revolution, or it can be expressed in mm per. And of course both are interconvertible. अगर मैं मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी बोलता हूं, अगर मैं किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी बोलता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड चेंज हो गई. That simply means that कि I am using a different units. That's it. So the speed of cutting motion and the speed of feed motion is what we call as cutting speed and feed, right? Do they have relation between how to derive the formulas for them? Let's talk about it. फीड, अगर मैं कटिंग स्पीड की बात करूं, बड़ा सिंपल है ये. तो कटिंग स्पीड इज, लेट्स से, क्या होती है? कटिंग स्पीड को डिफाइन किया जाता है लेंथ ऑफ कट. कितनी लेंथ कट करी आपने पर यूनिट टाइम. तो हम जानते हैं कि अगर n आरपीएम है, एक मिनट में n रिवॉल्यूशन, मतलब एक मिनट में n रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन में आप पाई डी काटते हो, राइट? एक रिवॉल्यूशन में पाई डी सर्कमफ्रेंस कट होती है. तो n रिवॉल्यूशंस में कितनी सर्कमफ्रेंस कट होगी? पाई डी n mm, राइट? तो यहां पर आपका v आ जाएगा पाई डी n mm पर. इंडस्ट्रीज में mm पर यूनिट इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. इसे हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं.
तो आप डायमीटर तो mm में ही रखोगे, बट चूंकि आपने 1000 से डिवाइड कर दिया है तो ये आंसर आपका मीटर पर मिनट में आएगा. तो V equal to pi d n upon 1000 is a very famous formula and you must all be knowing about it. Next is feet. तो feet is mm per, let's say 0.1 mm per revolution. What does it physically means? कि जैसे ही टूल का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा आपका टूल 0.1 mm शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पर कटिंग इंटरमिटेंट नहीं हो रही है कि आपने एक कट लिया फिर इधर मूव हुए, फिर एक कट लिया फिर इधर मूव हुए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स सिंपली कि वन रिवॉल्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो रहा है पैरेलली 0.1 mm योर टूल इज मूविंग. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि एक रिवॉल्यूशन में टूल एफएमएम मूव कर रहा है. एन रिवॉल्यूशन में कितना मूव करेगा? एफएनएमएम. एन रिवॉल्यूशन कितनी देर में होते हैं? 1 मिनट में होते हैं. 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं? एन रिवॉल्यूशन होते हैं, राइट? तो 1 मिनट में एफएनएमएम मूव कर जाएगा. एन रिवॉल्यूशन 1 मिनट में होते हैं, तो ये फीड आ गई इसकी एमएम पर मिनट में. तो मैं एम सब्सक्रिप्ट यूज कर रहा हूं ताकि ये इससे अलग हो जाए. अंडरस्टूड सर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let me show you some videos and just give me a minute. Now I'll talk about Sir Merchant. Okay, we'll talk about Sir Merchant now and what he did throughout his entire theory. उन्होंने क्या किया अपनी पूरी थ्योरी, उन्होंने कैसे थ्योरी डेवलप करी, उसके पीछे का बेसिस क्या था. Just a minute, it will take a minute. Okay, so I'll share my entire screen only. So let me show you some videos first so that you are more comfortable with metal cutting processes. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये टर्निंग का प्रोसेस देखिए आप. This is turning operation, right? And this is facing operation. I believe you must be aware of this. शेयरिंग की प्रोसेस तो this is what I was talking about कि एक रिवॉल्यूशन में आपने पाई डी एमएम कट किया. एक रिवॉल्यूशन, that's the cutting length in one revolution. And I hope you it's more comfortable for you now to visualize कि एक रिवॉल्यूशन में हमने ये जो पार्ट है, ये जो कट हुआ है, this much part, this is what is 1 mm per revolution. Okay, now metal cutting में कुछ बहुत ही फेमस प्रोसेसेस मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, ताकि whenever I talk about it's very clear to you. So turning and facing आपने देखा, ये CNC पे टर्निंग देखिए आप. This is CNC machine turning. I hope, I'm not very sure you might have seen this kind of tools. This is the latest technology used now. Okay, अभी inserts use होते हैं. ये जो दिख रहे हो ना अभी, this is what we call as inserts. This part is called as insert. Okay, I won't be able to write over it, but yeah, this is insert. Okay. It is attached to the tool shank, और इनकी जो कटिंग एजेस होती है बेसिकली इफ यू सी ओवर हियर, जैसे ये 4 साइडेड है, these are carbide inserts, we'll talk about it. तो ये 4 चारों की चारों कटिंग एजेस है. तो एक एज खराब होती है, दूसरी एज आप यूज कर सकते हो. That's how you do it. It cost you around 500 rupees per insert to 1500 rupees per insert, depending upon the quality or the type of insert. क्योंकि इसमें 4 कटिंग एजेस है, 6 कटिंग एजेस भी आती है, 12 कटिंग एजेस भी आती है.
because you can most of the inserts you can use reversible also. मतलब पीछे से भी जैसे तो 3D structure है ना, तो बैक साइड also you can use. ये वाला भी कटिंग है, ये वाला भी कटिंग है. So total 8 cutting edges would be there in that case. So number depending upon the number of edges, the type of coating, the price of inserts are being decided. Okay, and this is what the carbides are the like new, not very new but like अभी काफी सालों से 10-20 सालों से, बट अभी तो लेटेस्ट ट्रेंड कार्बाइड ही है और अब कार्बाइड हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. सो ये रहेगा. ये मिलिंग देख लीजिए आप, मिलिंग प्रोसेस, मिलिंग, दिस इज अगेन अ कार्बाइड इंसर्ट. तो कहीं पे भी आप जाएंगे इंडस्ट्री में आगे अपने फ्यूचर में जॉब करने के लिए, तो आपको कार्बाइड इंसर्ट्स ही देखने वाले, और नहीं दिखे तो आप सजेस्ट कर दीजिएगा. वैसे तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कहीं होने वाला है कि आई हैव नेवर सीन इन इंडस्ट्री कि दिस इज माय डेली, this is one of my, like, what should I say, profession, right? I'm a metal cutting consultant, so I deal with this on my daily basis. So this is a milling face, milling cutter. This is a classical cutter. ये बहुत ही famous classical cutter है face milling का. You can see the productivity with this. So smoothly the machining operation is going on, and the kind of surface finish and the productivity achieved by this kind of cutters are remarkable. Again, this is a round insert usually used for roughing operation. Sandvik Coromont is a brand. They are pioneers in metal cutting tools manufacturing. You can see this giant over here. I think this is from Seco. Yeah. Helical milling cutter. You can take depth of cut. Can you imagine 64 mm depth of cut? So this is how they used to clamp the insert. Okay. This is an automatic tool changer on the machine. We'll talk about it later. I'll show you about CNC machines when we study CNC machines. You can see the kind of cut this kind of cutters are taking. Remarkable. Okay, of course the video is in slow motion. Okay. So this is a current technology going on, right? But we will be first of all studying the classical methods, and later on when you pursue your career in metal cutting, you can go further. Now, what is going on over here? There's a metal cutting operation going on, right? This is a tool, and there's a workpiece, and there is a chip flowing out there. So this is a classical way of showing a metal cutting operation. अब सर मर्चेंट ने क्या करा, ऐसे कि मेटल कटिंग ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने ऐसे बंद कर दिया, एकदम बीच में रोक दिया. अब जब हम इसे बीच में रोकेंगे तो क्या होगा? When we stop it in between, then definitely this would be the picture. The tool is inserted inside the chip, and chip is about to come, but it didn't come because we have stopped the metal cutting process. Yes. तो उन्होंने क्या करा, ऐसे कैसे वर्कपीस को उठा लिया और अपनी लैब में ले गए. Like this entire arrangement कि टूल चिप के अंदर है ना, और वर्कपीस, चिप एंड टूल, ऑल दिस कंबाइंड, जैसा दिख रहा है यहाँ पर वैसा का वैसा सिस्टम को उठाकर अपनी लैब में ले गए, एंड ही स्टार्टेड डूइंग द एनालिसिस. So what he did, the first of all, I think this is what he saw. This is what he saw. This picture. तो देखते हैं इस पिक्चर को क्या कहना चाह रहा है. What does this diagram says? I think this is not very good visible.
something like this. And of course, this is the कुछ प्रॉब्लम This is the 2. तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया. This was his observation. तो मैं इसे थोड़ा 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ ताकि ज्यादा कन्वीनियंट हो मैं इस तरह की प्रॉब्लम के साथ. तो देखिए ये जो प्लेन है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं पेन क्यों नहीं चल रहा है. जस्ट अ मिनट. माइक्रोसॉफ्ट में पता नहीं ऐसा होता है कि जिस दिन भी आप अपडेट करो ना उसके अगले दिन पता नहीं सिस्टम को क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता. बहुत बार देखा है मैंने. कल शाम को ही लेक्चर लिया चल व्हाटएवर इट इज इधर देखते. तो मैं ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं. ये आपका चिप हो गया गोइंग ऑन लाइक दिस. मतलब अगर कोई थोड़ा भी अपना दिमाग यूज करेगा तो उसे ये दिखेगा. और मर्चेंट सर को ये दिख गया, उन्होंने ऐसे देख लिया. सर मर्चेंट हैज सॉ दिस. ये एक टूल है, एक वर्कपीस है और एक चिप. ठीक है. सो अब यही हमारा सब कुछ है, ऐसा समझ लीजिए. दिस इज आवर एवरीथिंग फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 क्लासेस. ठीक है. और ये डायग्राम आपने भी इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा डेफिनेटली. तो ये डायग्राम कहां से आया मैंने आपको बताया. आप कोई सा भी मेटल कटिंग ऑपरेशन देख लीजिए, आपको टूल दिखेगा, आपको चिप दिखेगी, आपको वर्कपीस दिखेगी. करेक्ट सर, ऐसा तो हमें दिखेगा. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम ओवर हियर which is as it is, जो बिल्कुल इसका रेप्लिका है. और ये डायग्राम आप लोगों को बनाना आना चाहिए. और इसमें whenever you solve a numerical, this diagram would be the first thing which will help you in solving. So this is a workpiece, this is a chip, and this is a tool. Fine. Up. Now we are going to study metal cutting. अब हम metal cutting का analysis करना कर सकते हैं with this background in our mind that कि ये है क्या. So अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा metal cutting operation है, can you tell me which metal cutting operation is this? Anyone can answer this question? Which metal cutting operation is this? हाँ जी. Orthogonal. What do you understand by orthogonal? By the way, since you have used the word orthogonal before time, what do you understand by that? Yes, you are correct. No doubt in it. देखिए, the very simple thing I like to tell over here is that कि अगर अभी कोई आपसे पूछे, definitely the word orthogonal is absolutely correct over here. But right now अगर हम थोड़ा सा भी ऐसे लैमन लैंग्वेज से बात करें
तो भाई इन जनरल ये एक मेटल कटिंग ऑपरेशन which represents all the metal cutting operations. हाँ, बट हुआ क्या, डेफिनेटली अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल इसे ड्रिलिंग के लिए पढ़ना है तो आपको काफी सारे चेंजेस करना पड़ेंगे बिकॉज दिस हैज सम स्पेशलिटी अबाउट इट. सो फॉर नाउ आई विल कॉल इट एज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन. General representation of metal cutting operation. It's a general. I cannot commit right now कि ये कौन सा metal cutting operation है. अभी कुछ commit नहीं किया जा सकता, ठीक है. But उससे पहले हम कुछ बातें करते हैं क्योंकि कभी भी हमें anything we want to study, especially related to metal cutting, we have to define some tools and we have to define tools, angle and all those things, right? तो अभी ये ना तो turning का tool है ना shaping का tool है. It is in general representation of any metal cutting operation, right? Okay. तो देखिए अब टूल अगर आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले टूल के एंगल्स अगर आपको डिफाइन करना है तो वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डिफाइन इज द एक्सिस. ठीक है, तो कटिंग इस डायरेक्शन में हो रही है. हमेशा याद रखिएगा चाहे हम कुछ कितना ही आगे जाकर कोई भी सब्जेक्ट कितना ही एडवांस सब्जेक्ट आप पढ़े मेटल कटिंग का, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा इसे हम रेफरेंस प्लेन कहते हैं, जिसे मैं पाई से डिनोट करता हूं. दिस इज अ चिप फ्लो. अ चिप जिस फेस से ऊपर से फ्लो होती है उस फेस को हम रिग फेस कहते हैं. कॉल इट एज अ रिग फेस. फाइन. नाउ एंगल फॉर्म by the reference plane and the rake face. Rake face और reference plane के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम rake angle कहते हैं. This is called as a rake angle. Alpha. Alpha is called as rake angle. ये ऑलरेडी मशीन पार्ट है, राइट? मशीन पार्ट और मशीन पार्ट को जो फेस करता हुआ फेस है उसे हम क्लियरेंस फेस कहते हैं. इसके बहुत सारे नाम होते हैं, क्लियरेंस फेस, फ्लैंक फेस एक्सेट्रा. तो मशीन सरफेस के साथ जो क्लियरेंस सरफेस या क्लियरेंस फेस एंगल बनाता है उसे हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं. याद रखें, clearance angle is provided so that we can minimize the rubbing between the machine surface and the tool, but you cannot completely avoid it. So this is your tool and this is your clearance surface. Now, why do we provide a rake angle? Let us understand. देखिए, मैं rake angle 0 कर देता हूं. rake angle में 0 कर रहा हूं, clearance angle तो मुझे चाहिए ही चाहिए. That is for sure. मैं क्लियरेंस एंगल को 0 नहीं कर सकता, रेक एंगल को मैं 0 करके देखता हूं क्या. Now there are two things happening over here, one good, one bad. This is delta. Delta is called as leap angle. Of course, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा is 90 degree. So delta is not an independent angle; it is dependent upon alpha and beta. Now, what is happening when I made the angle? This is alpha 0. This red one represents alpha to be 0, right? This is alpha 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी चिप ऐसे जाएगी, पहले ऐसे जाएगी, तो मैं रेड से ही बना देता हूं ताकि रेड का रेड रिप्रेजेंटेशन. Now your chip will flow like this, something like this. Don't you think that in case of blue tool, मुझे बताएं, in case of blue tool, was it easy for the chip to flow, or in red case it is easy for chip to flow? कौन से केस में chip flow आसान है? So there are two cases we are comparing, alpha greater than 0 and alpha equal to 0. तो ये alpha greater than 0 का केस है, of course, blue case.
In blue case, chip flow is easy. And metal cutting is all about removing the metal in the form of chips. For that reason, it can be said that a tool with a greater rack angle is will there would be better chip flow, and since there would be better chip flow, machining would be more better, much better. So alpha अगर आप बढ़ाते हैं so you can ensure a very good chip flow, right? And which can definitely help you in reducing the cutting forces, the forces involved in the cutting. But on the other hand, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप जैसे ही अल्फा इंक्रीज करते हैं, chip flow improves. So this is something good happening with you. When alpha decreases, मतलब alpha moving towards zero, right? So definitely one good thing which is happening, अभी मैं good बात कर रहा हूँ सारी, ठीक है, कि wedge angle बढ़ रहा है आपका, delta बढ़ रहा है, delta is increasing. You can see that this delta is increasing. Oh sorry, this delta. This is the delta wedge angle. So what happening? तो देखो यार, टूल का बल्क बढ़ रहा है, आप देखो ना, मटेरियल बढ़ रहा है टूल के अंदर, तो टूल इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. या लिख सकते हो आप, टूल इज बिकमिंग So these are the positive points associated with the अल्फा, कि आप अल्फा बढ़ाने से आपको क्या फायदा होगा और अल्फा घटाने से आपको क्या फायदा होगा. डेफिनेटली जो इसका एडवांटेज है वो यहाँ पर डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होगा, यहाँ पर डिसएडवांटेज ये होगा कि टूल इज बिकमिंग मोर शार्पर. सो डेफिनेटली शार्पर टूल विल हेल्प metal cutting in a better way, but chances of breaking of the cutting edge would be more prone with the alpha greater than 0. Yes sir, correct. और आगे बढ़ते हैं. In fact, in the quest of increasing the strength, designers have made rake angle 0 also, negative also. So how will a negative rake angle look like? I'll use a separate diagram and draw it. Oh sorry, अभी ये नहीं बना. So the one thing is very clear that this is a chip velocity direction. Sorry, not chip velocity, cutting velocity direction. And this is the reference plane pi. Now let us talk about a rake angle having a negative angle. है ना, क्लियरेंस एंगल में चेंज नहीं कर रहा हूँ, 5-8 डिग्री के आसपास इसे रखा जाता है. दिस इज केप्ट एज इट इज. अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी चिप फ्लो ऐसे हो रही है. दो what you have achieved again, you have achieved a greater edge strength. The delta is further increased, edge strength has improved. Both mechanically and you should think thermally also. Thermally in the sense कि जहां पर आपके पास ज्यादा बल्क होगा, okay. So this basically will act as a conduction. It will help you in conduction. So you can conduct heat much better with a wider delta. So increasing delta improves heat conduction, and that is very important aspect of metal cutting, that you need to remove the heat from the system. That's why we use coolants also, right? Cutting fluids, to be more precise. एज स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई, चिप फ्लो हैम्पर हो गया. तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ये अल्फा जो है आपका, दिस इज नेगेटिव,
तो अल्फा कैन बी ग्रेटर देन 0, अल्फा कैन बी इक्वल टू 0, अल्फा इज लेस अल्फा इज लेस देन, अल्फा तीनों हो सकता है, बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0. नाउ इट्स अ चॉइस ऑफ द पर्सन और द मेटल कटिंग पर्सन की कौन सा रेग एंगल चूज करना है. ऑफ कोर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लूं आपके सामने, लेट्स से वी टॉक अबाउट द मशीन, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मेटल कटिंग में? सो व्हेनेवर any person faces any problem in metal cutting, okay, the very first thing we inspect is their machine. In the sense, the very, and in inspecting machine also there are hundreds of points, but the first point which we inspect from this viewpoint is that what is the rigidity of the machine. We ask them to do a metal cutting operation, और उसमें हम एक थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ ऑफ कट ले लेते हैं. लेट्स से whatever he is taking right now, maybe 3 mm or 2 mm, I'll ask him to take, let's say if it is taking 3 mm depth of cut maximum, I'll ask him to take 3.5 mm depth of cut, and I'll observe what machine के साथ क्या हो रहा है. मशीन हिल तो नहीं रही है, मशीन की रिजिडिटी की कैसी है. then we will reduce the depth of cut and we'll see कि मशीन कहाँ पर स्टेबल आ रही है. So the very first thing we say that कि भाई improve your machine. First of all, if you want to do metal cutting, then your machine should be rigid. You should not do metal cutting with such kind of machines. It will cost you more. It will lose your productivity. क्योंकि आप डेप्थ ऑफ कट ज्यादा नहीं ले पा रहे हो, आप कटिंग स्पीड फीड ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रोडक्टिविटी नहीं यूज कर पा रहे हो. और मेटल कटिंग में जब मशीनिंग होती है, ठीक है, तो मशीन्स वर्क पर आवर बेसिस. There are machines which have a price tag of rupees 300 per hour. There are machines which have price tag of rupees 10,000 rupees per hour, depending upon the cost of the machine, the size of the machine, the utility of the machine, the type of the machine. Therefore, every minute counts in metal cutting and any production, any manufacturing. You go, every minute counts. So I was talking about alpha greater than 0 and alpha less than 0. तो यहाँ पर आप क्या प्रेफर करोगे? देखो, अब अगर किसी के पास मशीन ओल्ड मशीन है जिसमें रिजिडिटी नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक मैंने आपको भी वीडियो दिखाया था जहां पर हमने हेलिकल इंसर्ट्स लगी हुई देखी थी, अराउंड 20-30 इंसर्ट्स वर माउंटेड ऑन अ सिंगल कटर. So imagine using that kind of cutter on a machine which is not having rigidity. Though the cutter is capable of taking 40-50 mm depth of cut, but if you take that kind of depth of cut on your machine, I believe that one part of the machine will go somewhere and one part of the machine will go somewhere, because your machine must be capable of taking that cut. That is the first thing. टूल की कैपेबिलिटी होने के साथ साथ मशीन की कैपेबिलिटी भी होना चाहिए इतने बड़े कट्स लेने के लिए. So for that, what I'll say is that whenever there is a machine with a less rigidity, I will not recommend using a negative rake angle. तो नेगेटिव रैक एंगल हम रिकमेंड नहीं करेंगे. Why? क्योंकि नेगेटिव रैक एंगल जब भी यूज करते हैं, मैं प्रूफ भी करूंगा आगे चल के, बट यू कैन फील इट राइट नाउ बिकॉज टिप फ्लो इज डिफिकल्ट, कटिंग फोर्सेस आर मोर. अब कटिंग फोर्सेस ऑलरेडी आपने इंक्रीज कर दिए नेगेटिव रैक यूज करके. मशीन इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज फोर्सेस, राइट? इट कैन नॉट हैंडल लार्ज फोर्सेस. अगर फोर्सेस आते हैं तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. इट कैन द मशीन विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड योर whole machining would be disturbed. So never we use alpha less than 0 on rigid machines. Sorry, on old machines. तो alpha अगर greater than 0 है तो आप, मतलब मैं ये लिख देता हूं, अल्फा ग्रेटर देन 0 आप दोनों पे यूज कर सकते हो, रिजिड नॉन रिजिड. बट अगर अल्फा लेस देन 0 है तो डू नॉट यूज इट ऑन where do not use it, don't use it on old machines with poor rigidity, right? आपको अगर रिजिड मशीन्स पे हैवी कट लेना हो, अगर आपके पास रिजिड मशीन है, पहली बात तो पहली कंडीशन, और आप हैवी कट लेना चाहते हो, लो, बिल्कुल लो, प्रेफरेबल है अल्फा लेस देन 0, कोई तकलीफ नहीं. क्योंकि हैवी कट लेना है तो एज स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए आपको.
फोर्सेस बढ़ने तो बढ़ रहे, तो आपको क्या करना है, मशीन है कैपेबल उन फोर्सेस को हैंडल करने के लिए। बट अगर आपने इसे ओल्ड मशीन पे चला दिया तो भाई सब खराब हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया आई एम ट्राइंग टू गिव यू। तो हेवी कट्स लेने हो, आपको हाई आरपीएम पे काम करना हो, यू कैन यूज रिजिड मशीन्स। ऑन रिजिड मशीन यू कैन यूज अल्फा नेगेटिव। हाँ, अल्फा जीरो यूज होता है फॉर्म टूल्स के अंदर। फॉर्म टूल्स फॉर एग्जांपल, थ्रेडिंग का टूल। फॉर्म टूल्स क्या होते हैं, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ओके, अभी मैं इस पे डिस्कशन करके चीजों को अलग डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहता हूं। आई विल कम टू दिस व्हेन आई कम अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट मशीन टूल्स, राइट। फॉर्म टूल्स आर हैविंग अ स्पेसिफिक शेप। जो शेप फॉर्म टूल का होगा वही शेप आपका वर्क पीस पर आ जाएगा। मतलब अगर ये टूल का शेप है आपका, तो वर्क पीस पे भी इसी तरह का शेप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Such kind of tool to simplify the design, because already there is a form on them, we use alpha zero. Right. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Now there is an orthogonal machining and oblique cutting. Velocity perpendicular to each other. Suraj, you said that. I'll just make it simple, more simple for you. That ये cutting edge है tool की, and this is a velocity. So very first definition of orthogonal cutting is that velocity is perpendicular to the cutting edge. Point number one. Over here, if you see, this is a cutting edge, and this is a velocity. So if this angle is 90, this is not 90, of course. There is some deviation. Okay. So this is lambda. This is of course 90 minus lambda. So basically, your tool is inclined at an angle of alpha, at an angle of lambda. Correct. अगर आप टॉप व्यू से देखें इसे, तो ऐसा दिखेगा। ये टूल इस तरह से जा रहा है, कटिंग वेलोसिटी, और ये एज है आपकी। तो ये लैम्बडा इंक्लिनेशन। तो यहाँ पर लैम्बडा जो है आपका इंक्लिनेशन एंगल, दैट इज 0, एंड ओवर हियर लैम्बडा इज नॉट 0। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कटिंग वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू द टूल। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, कटिंग वेलोसिटी is perpendicular to अब ऐसा होने के कारण क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन? सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, chip flow is in the planes of tool and workpiece. So what do you want to say? I simply want to say that, देखो यहां पर किस तरह से स्पाइरल चिप्स बनते हैं, और यहां पर जो चिप फ्लो हो रही है ये प्लेन से बाहर निकल चुकी है। ये टूल का प्लेन है और ये चिप का अलग ही फ्लो हो रहा है। तो मैं इसे अगर मैं इसका एक व्यू लूं यहां से, तो मैं इसे 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मुझे इसे अगर रिप्रेजेंट करना है ऑब्लिक को, तो मुझे एक व्यू यहां से लेना होगा और एक व्यू यहां से लेना होगा, तब जाके कंप्लीट पिक्चर रिप्रेजेंट होगी।
So what I'm trying to say is that this is something which is called as 2-dimensional and this is something called as 3-dimensional. इसलिए हम ऑर्थोगोनल कटिंग को टू डी मशीनिंग भी कहते हैं. Why 2D machining? Just because of the fact that you can represent it by a single view. क्योंकि चिप वर्क और टूल तीनों एक ही प्लेन में. देखो ना, पूरा प्लेन सेम है. कहीं पे भी सेक्शन काटोगे एक जैसा दिखेगा. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर चिप बाहर फ्लो होगी आउट ऑफ द प्लेन. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कटिंग एज इज नॉट परपेंडिकुलर टू द टूल एज. So that's the concept for orthogonal cutting, and mathematically over here we say that alpha, यहाँ लिख देता हूँ, mathematically inclination angle is 0. Right? So this is a basic introduction about the orthogonal and oblique cutting. Oblique cutting is not in your syllabus, and oblique cutting is basically a 3-dimensional cutting, and orthogonal cutting is a 2-dimensional one. Next, this is basically we are representing in 2 dimension, right? That's why now I can add over here, this is an orthogonal, which is in general represents any orthogonal machining object, जहाँ पर चिप और टूल हमेशा चिप टूल और वर्कपीस एक प्लेन में रहेंगे. अब आगे की बात करते हैं. Now एक काम करता हूँ मैं, पहले ना आप लोगों को अगर ये मैंने पढ़ाया तो फिर टाइम बचेगा नहीं, इसलिए पहले मैं आपको ना इसका मैकेनिक्स पढ़ा देता हूँ. कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2-3 टॉपिक्स हम आगे पीछे पढ़ाते हैं. 3 टॉपिक्स है, थीटा, मैकेनिक्स और वेलोसिटी. अगर हम इसे, क्योंकि अभी 1 घंटा है तो इसमें 30-40 मिनट्स लग जाएगा, ऐसा ना हो कि टॉपिक अधूरा रह जाए. पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, ज्यादा बेटर. ठीक है, फिर मैं उस पर आ जाऊंगा. अगर टाइम बचेगा तो हम वो कंप्लीट कर लेंगे, बट ये एक साथ होना जरूरी है, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए. चलिए बात करते हैं. Just give me a minute, I'll be back and then we'll start. Just a moment.
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैं इसके डेरिवेशन में जाते हुए इसको जस्ट एक बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि सर मर्चेंट ने क्या ऑब्जर्व करा। उन्होंने ऑब्जर्व करा, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो प्लेन है, दिस इज अ प्लेन फ्रॉम वेयर द मटेरियल इज गेटिंग कट, राइट। कैसे कट हो रहा है देखिएगा, ये वर्क पीस है। आई होप माय हैंड्स आर विजिबल। यस, so this is a work piece, right? Work piece, and this is your chip, जो भी चिप बनने वाली। दिस पार्ट इज द टूल, ये टूल है, right? ध्यान से देखिए, वर्क पीस, चिप, टूल। टूल ने, ये वाले पार्ट ने, ये टूल और चिप अलग अलग होते हैं। अब ये तो मेरा हाथ है तो एक ही है, समझिएगा ये दोनों अलग अलग पार्ट है। ये चिप है, ये टूल है और ये वर्क पीस है। टूल ने पीछे से फोर्स लगाया, किसके ऊपर? चिप के ऊपर। तो क्या हुआ, ऐसे आपका चिप वर्कपीस से अलग होना चाहिए। फोर्सेस जो थे वो टेंजेंशियल थे, इसलिए हम कहेंगे कि द शियर फोर्सेस वर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। ओके, शियर फोर्सेस वर इन्वॉल्वड एंड दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज शियरिंग, राइट। तो ये जो प्लेन है आपका, इसे हम शियर प्लेन कहेंगे, क्योंकि टूल ने पीछे से फोर्स लगाया और फोर्स लगाया तो ऐसे ऊपर, ऐसे, ऐसा नहीं कि एक साथ ऐसे ऊपर, ऐसे। बट पहले ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, कॉमन सेंस से, मतलब इस डायरेक्शन में शेयरिंग हो, दिस इज द shear velocity, ऑलराइट। तो दिस प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मेटल कटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि मेटल इज गेटिंग रिमूव्ड, मेटल इज गेटिंग sheared off from this plane, and that's why this AB is known as shear, and this is denoted by angle theta. Okay, we'll talk about theta, we'll talk about everything else, but before that we will not break the will not I don't want this part to be left, तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं। अभी मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। मैकेनिक्स का सिंपल मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस इन्वॉल्वड इन मेटल कटिंग। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये चिप है, ठीक है। मैं चिप के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करता हूँ। चिप के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दो तरफ से लग रहे हैं, एक तो लग रहा है टूल की तरफ से और एक लग रहा है वर्कपीस की तरफ से। ओके सर, so I will be discussing with you the forces acting on the chip, forces acting on chip। एक तो on from tool side, second is from work side। देखिए एक एक करके समझते हैं। ये आपकी चिप है, इस तरह से फ्लो हो रही है, करेक्ट। समवेयर इट इज फ्लोइंग लाइक दिस इज अ चिप वेलोसिटी। अब ये चिप जब फ्लो हो रही है टूल के ऊपर, ये टूल है, दिस पार्ट इज टूल, दिस इज चिप। तो ये टूल के ऊपर फोर्स किधर लगा रही है? इस तरह। तो चिप पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो ये फ्रिक्शन फोर्स मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है, विच इज ऑन दिस। देखिए जो भी फोर्सेस है, दिस इज ऑन चिप बाय टूल। मैं लिख चुका हूँ पहले भी, बार बार बता रहा हूँ कि ये चिप पे लगने वाले फोर्सेस, टूल पे लगने वाले नहीं है। टूल पे इसके जस्ट अपोजिट आएंगे, ठीक है सर, फाइन। तो ये एफ तो हमें समझ में आ गया। नॉर्मल सर कैसे आएगा? नॉर्मल फोर्स देखो, जब भी कांटेक्ट होगा दो बॉडीज के बीच में, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम नॉर्मल फोर्स एसोसिएटेड। कैसे सर? इसको हटा दो, एक काम करो, टूल को हटा दो। टूल को हटा दोगे तो क्या होगा? ये टूल है, अब आपने इसे हटा दिया तो ये चिप ऐसे जाएगी, क्योंकि चिप को बैलेंस कर रखा है टूल ने, कहीं ना कहीं चिप को होल्ड करके रख रखा है इस डायरेक्शन में।
तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। एफ एंड एन का जो रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, राइट। तो वन इज अ टेंजेंशियल एंड अनदर इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया आपको? नॉर्मल फोर्स नहीं होता तो चिप जहां है वहां नहीं होती, वो कहीं और होती। सो बेसिकली टूल साइड से दो फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल। वर्क साइड से अगर हम देखें तो if you observe this part over here, if you observe this, so this is a shear force acting on this plane. This is a workpiece, right? और वर्कपीस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। तो चिप के ऊपर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। डेफिनेटली आप खुद थोड़ा सा अगर अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेच करें तो टूल जब इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगा तभी तो यहां से चिप बाहर निकलेगी। टूल कैसे फोर्स लगा रहा है? ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो चिप कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो डेफिनेटली फोर्स इस तरह से लग रहा है वर्कपीस के ऊपर। एक्चुअली में आप फोर्स वर्कपीस के ऊपर लगा रहे हो और वर्कपीस दो टुकड़ों में टूट रहा है, एक वर्कपीस खुद और एक चिप अलग। सो ड्यूरिंग द सेपरेशन, जब सेपरेशन हो रहा है तो नीचे वाला जो पार्ट है, इधर देखिए दो फेसेस हैं सेपरेशन के, एक फेस ये है और एक फेस ये है। तो ये वाला फेस कह रहा है मुझे सेपरेट नहीं होना है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, और आप फोर्स इधर लगा रहे हो, इस फेस पे आप फोर्स इधर लगा रहे हो, उसका रिएक्शन ही आ रहा है सेइंग दैट कि आई डोंट वांट टू गेट सेपरेटेड। सो दिस इज अ shear force acting on the chip which we are applying with the help of tool actually, but this is a forces between chip and workpiece। ये चिप और वर्कपीस के बीच के फोर्सेस हैं। टूल is responsible for creating this force, but these forces are between chip and workpiece, and definitely there is a normal force because chip का एक लोड एक्ट हो रहा है। मतलब ये वही बात है यार, देखो सिंपल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब मैं आपसे कहूं कि यार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाओ? फ्रिक्शन है अवेलेबल, या ऐसा इंक्लाइंड प्लेन ले लो, कुछ भी जैसा आप पीछे। तो आप एक नॉर्मल नहीं बनाते हो हमेशा, क्योंकि ये इसको चिप मान, तो यहाँ mg लगेगा सर, ये mg sin थीटा लगेगा, ये mg cos थीटा लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा। तो ये नॉर्मल क्यों बनाते हो? नॉर्मल क्यों बनाते हो? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए बनाते हो, तो वही नॉर्मल यहाँ पर भी बना हुआ है। दैट्स इट। चिप है, चिप इस प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर है तो सब कुछ ना कुछ वेट का कंपोनेंट आ रहा होगा, उसको बैलेंस कर रही होगी। तो ये आपका नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ पर आपने देखा कि F और N लग रहे हैं टूल की तरफ से, और Fs और Fn लग रहे हैं वर्कपीस की तरफ से। These are the four forces acting on the chip, two from tool side and two from workpiece side. Is that clear? I'll repeat them once if you want. ये टूल है, चिप इस तरह से फ्लो, यार ये चिप वेलोसिटी है, सॉरी shear लिखा है, चिप वेलोसिटी, Vc is chip velocity, and this is the shear velocity। इस डायरेक्शन में shear ऑफ हो रहा है तो shear velocity। सो ये टूल है आपका, चिप इस तरह से मूव कर रही है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, नॉर्मल फोर्स इज एसोसिएटेड, परपेंडिकुलर फोर्स। ये चिप है, चिप के ऊपर टूल ने ऐसे फोर्स लगाया, सॉरी टूल ने वर्कपीस के ऊपर फोर्स लगाया, तो चिप सेपरेशन चालू हुआ इस तरह से। तो फोर्स इस डायरेक्शन पे था वर्कपीस के ऊपर, चिप के ऊपर आएगा नीचे की तरफ। दैट्स इट। नाउ देयर आर सर्टेन assumptions associated with the merchant theory। पहला assumption तो ये था कि ये जो लाइन है यहाँ पर आपको दिख रही है, ये लाइन की कुछ थिकनेस थी 30-40 माइक्रॉन्स, और मर्चेंट ने ऐसे अज्यूम करा कि स्ट्रेट लाइन, इसकी थिकनेस 0, स्ट्रेट लाइन तो है और थिकनेस भी 0 है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा assumption है मर्चेंट थ्योरी में, which is like the heart of the assumption, which is the heart of merchant theory, is that कि उन्होंने चिप को रिजिड माना। He said that chip is a rigid body in equilibrium। So what he assumed was, and what we are assuming is, chip is a
rigid body in equilibrium. अब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में जब होती है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्सेस जो लगते हैं वो जीरो। तो व्हाट ही डिड, ही सेड वाज कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स है F और N का R, और चिप के ऊपर फ्रॉम टूल साइड, एंड फ्रॉम वर्कपीस साइड इट इज F and N फ्रॉम हियर R dash. This is R dash. So he said that because of this equilibrium condition, R dash must be equal to R. First thing, sorry, magnitude same होगा, direction opposite. So these two forces are equal in magnitude, opposite in direction, and collinear in action. Collinear in action is very important. Like this. नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये होगा कि अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो आई टेल यू व्हाट वुड हैव बीन देयर, और वो रियलिटी होती कि रियलिटी में कोलिनियर होते नहीं। जैसे मान लीजिए ये ऑफसेट हो जाता है, ये वाला फोर्स इधर ऑफसेटेड हो, तो आप देख रहे हो ये आर और ये नया आर के बीच में, आर डबल डैश के बीच में एक कपल जनरेट होता, और ये कपल चिप को क्या कर देता? कर्ल कर देता। दिस कपल वुड हैव कर्ल्ड द चिप, और चिप इसलिए कर्ल करती है ये कपल के कारण कि एक जो टूल साइड से फोर्स आता है, जो वर्कपीस साइड से फोर्स आता है, उसका जो रिजल्ट, उसके कारण जो रिजल्टेंट कपल जनरेट होता है, दैट क्रिएट्स रोटेशन और कर्लिंग ऑफ द चिप्स. But over here we have not we, some merchant has assumed that R and R dash are parallel, equal in magnitude, opposite in direction, and collinear in action. And the entire merchant theory is based on this logic. इसके बिना merchant theory नहीं हो सकती। तो ठीक है, इसका हम फायदा उठाते हैं। ठीक है, we'll take an advantage of it, and let's say this is R dash and this is R. Since they are equal in magnitude, opposite in direction, I can draw them on the same line. Yes, you can draw it on the same line. Next is आपने देखा कि दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ बनाता हूँ, फिर बाद में से कॉपी करेंगे। तो ये तो आपका R हो गया और ये आपका R डैश हो गया। ठीक है, दोनों सेम है तो एक लाइन से स्ट्रेट ज्वाइन कर सकते हैं हम इसे। आफ्टर दैट दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स, राइट, एंड दिस इज योर नॉर्मल। तो बहुत बड़ी चीज नहीं बना रहा हूँ, ये फ्रिक्शन है यहाँ पर और ये नॉर्मल है। फ्रिक्शन और नॉर्मल को मिलाओगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। हाँ सर, ठीक है। इधर से क्या होगा? इधर से भी सिमिलर समथिंग लाइक दैट। ये Fs हो गया आपका, कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये Fs हो गया आपका और ये Fn। ठीक है दोस्तों, एंड दिस इज योर 90 डिग्री एंड दिस इज अगेन योर 90 डिग्री। तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं आपका जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो 90 डिग्री सबसेंड करता है कहां पर? सरकमफ्रेंस पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सरकमफ्रेंस से पास होंगे। आई कैन ड्रॉ अ सर्कल इजीली। I can draw a circle. So this is the beginning of merchant circle diagram, but there is a problem associated with it. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये सर्कल प्रैक्टिकली बनाना है, F मेजर कर सकते हो, N मेजर करोगे, Fs मेजर करोगे, Fn मेजर करोगे नहीं। आप अगर मेजरमेंट करने जाओगे, लेट्स से आपका टूल स्टैटिक है, जैसे टर्निंग में टूल स्टैटिक होता है, तो आपने लेट्स से जो भी स्टैटिक पार्ट होता है यूजुअली हम उसी के ऊपर एक फोर्स मेजरिंग डिवाइस जिसे हम डायनोमीटर कहते हैं वो यूज करते हैं। तो जब मैं टूल के ऊपर डायनोमीटर लगाऊंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या वर्कपीस के ऊपर डायनोमीटर लगाऊंगा, अभी हम एक जनरल कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से मैंने टूल के ऊपर वो डायनोमीटर लगाया, तो वो टूल पे लगने वाले फोर्सेस मुझे बताएगा, और वो फोर्सेस आएंगे इन नॉर्मल एक्स एंड वाई डायरेक्शन।
वो एफ और एन डायरेक्शन में थोड़ा मुझे फोर्सेस निकालने देगा। आर यू गेटिंग? सो फॉर दैट रीजन अगर हमें एफ एन एफ एस एन एफ एन निकालना है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, तो मैं इन चारों को कैलकुलेट नहीं कर सकता। मुझे डायनामोमीटर यूज करना होगा फोर्स मेजरमेंट के लिए, और जब मैं डायनामोमीटर यूज करूंगा फोर्स मेजरमेंट के लिए तो मुझे एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस देगा। अब इस चीज को आपको यहां पर बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि लेट्स से ये टूल है आपका, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ये फोर्स किस पे लग रहा है? एफ। ये सर लग रहा है चिप पे, तो टूल पे कैसा लगेगा? टूल पे जस्ट अपोजिट, फ्रिक्शन एंड नॉर्म, both would be absolutely opposite, and this would be the resultant, just opposite. Got it? Because Newton's third law, every action is equal in opposite direction. Right? Right, sir. ठीक है, अब मैंने जब टूल के ऊपर देखो, ये तो वो है जो एक्चुअली में लग रहे हैं टूल के ऊपर, चिप लगा दी, ठीक है। बट हम जब मेजर करेंगे इसे, when we measure it, we will get forces in some other direction, and those directions would be, this is what we will get from dynamometer. मुझे एक बात बताओ, सिंपल मैकेनिक्स है ये, कि ये एक फोर्स है, मैं इसे चाहूं तो ये दो डायरेक्शन में, मैं ये दो डायरेक्शन में इसे रिजॉल्व करूं, या मैं चाहूं तो इसे ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं, ओरिजिनल एक्स और वाई, इट डजंट मैटर, रिजल्टेंट वही रहने वाला है। तो बात वही हो रही है यहाँ पर कि हमने एक्चुअली में क्या करा, डायनामोमीटर यूज करके ये ब्लू वाले फोर्सेस मेजर कर लिए। ये कटिंग की डायरेक्शन में, इसलिए इसे कटिंग फोर्स, और कटिंग के परपेंडिकुलर जो है वो थ्रस्ट फोर्स। अब एफसी एफटी का जो रिजल्टेंट होगा वो भी सेम वही होगा जो एक्चुअली में लग रहा है। तो एफसी एंड एफटी वी आर मेजरिंग, एंड this F and N are the reason for that. So because of F and N only this FC and FT are generated. The only thing is that R, FC and FN are those components of R which are actually acting, and FC and FT are those components of R which we are measuring. Okay? So now things are very clear that हम क्या करेंगे, now the things will take a 360 degree turn. अब आप क्या करोगे, सबसे पहले डायनामोमीटर यूज करोगे रियलिटी में। डायनामोमीटर यूज करके आप सबसे पहले एफसी और एफटी बना लोगे, क्योंकि ये आपने मेजर किया, यू नो दिस। सो एफसी एंड एफटी इज व्हाट यू विल मेजर, राइट? एक काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड डायग्राम होता है ना वैसा यूज करते हैं। जस्ट I can draw FT like this and FC like this, ठीक है ना? यहाँ पर बना सकता हूँ मैं, ये FT हो गया और ये FC हो गया, और ये रिजल्टेंट हो गया। तो मैंने क्या करा, डायनामोमीटर यूज करके प्रैक्टिकली एफसी और एफटी मेजर कर दिया, और मुझे रिजल्टेंट फोर्सेस मिल गए। Now somewhere I know that this is nothing, this is not a new force. FC and FT are not a new set of forces, they are being derived from F and N only. FC and FT are new, not a new set of forces, they are derived from F and N. Keeping in mind that
नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर। अब मुझे क्या बनाना है, अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ अ सर्कल। आई ड्रॉ अ सर्कल। इनफैक्ट आप अगर आप कहें तो ज्यादा बेटर ये होगा कि पहले एक सर्कल बना लेते हैं फिर बात करते हैं। इसको क्या हो गया, जस्ट ज्यादा बेटर ऑप्शन। ठीक है सर, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर जस्ट, ये आपका रिजल्ट है। ये कैसे आया आपके पास? यू नो दिस एफ सी एन एफ टी मेजर्ड बाय डायनामोमीटर। करेक्ट, परफेक्ट। मतलब सर आपने अभी एफ सी और एफ टी मेजर कर लिया डायनामोमीटर से, और आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। बट अब आप एफ एन और एफ एस एफ एन कैसे बनाओगे? हाउ विल यू ड्रॉ दैट? Yes, I'll tell you that how that. One thing I know very well. Let's say that this is my this is in general. ठीक है, अब अगर ये टूल है तो ये अल्फा होगा। ये अल्फा होगा, करेक्ट। ना फ्रिक्शन फोर्स जो होता है आपका वो किस डायरेक्शन में एक्ट होता है? अलोंग द रेक फेस। रेक फेस पे तो लगेगा। फिर ये चिप और इसके बीच में जो एंगल है, ये मैं अगर आपसे पूछूं डियर कि ये एफ जो है ये किस एंगल पे ओरिएंटेड है, आप बोलोगे सर ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पे ओरिएंटेड है। फ्रिक्शन फोर्स नॉट अ बिग थिंग फॉर यू टू टेल दैट। यस सर, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन, जहां टकराएगा वहां आपका फ्रिक्शन। और रिजल्टेंट बनाने के लिए आप इसे नॉर्मल के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज हाउ एफ एन एन आर डिटरमाइंड यूजिंग मर्चेंट सर्किट डायग्राम प्रैक्टिकल। चलो सर ठीक है, शेयर फोर्स कैसे निकालना है ये बताओ। तो यार शेयर फोर्स निकालने में कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता है शेयर फोर्स जो लगता है, शेयर फोर्स जो लगता है, इट एक्ट्स अलोंग दिस थीटा। ओके, दिस एक्ट्स अलोंग दिस थीटा। ये थीटा निकालने का फॉर्मूला अभी हम डिराइव करने वाले हैं। यूजुअली मैं पहले कर देता हूँ, बट आज चूंकि मुझे लग रहा था कि यार क्लास हमारी, हमें पहले ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए इसमें, इसलिए मैंने पहले थीटा नहीं कैलकुलेट करते हुए पहले हमें आपको बता दिया। तो अभी जस्ट हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं कि थीटा कैसे कैलकुलेट करना है। डोंट वरी। तो नाउ जस्ट नो दैट कि थीटा हमें कैलकुलेट, हमें थीटा पता है ना, हाउ हमें पता है वो हम बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो आपको थीटा पता है तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट अवे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे such that I'll draw a light color line such that it is sustaining an angle of theta over here. All right sir, आपको थीटा पता है, हमने आपकी बात मान ली। अब बताने वाले हैं कैसे। अब जहां ये सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा, हम क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट कि ये शेयर फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये लोग सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री बनाते हैं, एंड दिस इज द सेम रिजल्ट, नथिंग न्यू इन इट, राइट? So I'll draw a shear force over here. And let's say we use some other color और रिजल्टेंट के साथ जहां जाके मिलेगा। Shear arrows are not very important when, especially when we are in the circle. सर्कल के अंदर एरोज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, आप इसे मेजर करोगे, डायरेक्शन तो आप आपके फिजिक्स को पता है। एंड नाउ this whole thing is actually
this circle and all. This circle is basically called as merchant circle. Okay. This is your merchant circle diagram. I hope it is clear to you. कोई doubt हो तो पूछ लीजिए. So we have evolved from here to here by using डायनामोमीटर, क्योंकि वो वाला डायग्राम जो है वो प्रैक्टिकली नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो पैरामीटर्स एफ एन एफ टी कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट. एफ एन एफ टी एफ एस सॉरी एफ एन एफ टी नहीं, एफ सी एंड एफ टी कैन बी मेजर्ड, therefore we introduce them, and fn and fn and fs cannot be measured, right. So that's the whole thing about merchant circle. That's the one first discussion about merchant circle. We'll be talking about merchant circle diagram. On और ये सब लिखा हुआ है. Here is all written. कि idealized shear plane model है in the sense that कि वो thickness 0 है. Chip above the shear plane is considered as a rigid body moving with the constant chip velocity. Chip velocity constant होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? Resultant forces. Acceleration 0 है, constant velocity है. और ये सारे forces मैंने लिख दिए हैं. F और N, FS और FN क्या नाम है इनका? Note, none of the four modes can be measured directly in the machining operation because direction in which they are applied vary with the different tool geometries and cutting condition. However, it is possible for the cutting tool to be instrumented using a force measuring device called dynamometer, so that two additional components against the tool can be directly measured, FC and FT. But they are not new. This is just the measured value of the forces in the XY direction. Cutting force is in the direction of cutting speed, and thrust force is always perpendicular to the cutting force. चलिए, अब यहाँ पर आपके सामने एग्जाम में दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, ध्यान से समझिए. Two types of problem would be asked in GATE exam. First is I'll talk about, let's say this is eta. I'll make a copy of it and we will come to this page. बता देता हूँ मैं टेल टूल और चेक और ये सब इनकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सर्कल के साथ बात करें. So this is eta. Let me introduce an eta angle. We'll talk about eta also. And this is of course your alpha. This is alpha. So this is also alpha. This is 90 minus eta. Let's say this is x. X is equals to x plus 90 minus eta plus alpha equal to 90 degree. X would be equal to eta minus alpha. Correct? Now, the first type of problem in GATE which might come is, let us address problems one by one. Type 1. In type 1 problems, you will be given three angles and any one force out of 6.
आपको तीनों एंगल्स पता है, कौन से तीन एंगल्स? आपको तीन एंगल पता है, थीटा, ईटा, अल्फा, और यू नो एनी वन फोर्स आउट ऑफ सिक्स। आपको बाकी सब कुछ नहीं। रिमेंबर, अगर आपको इफ यू नो फोर पैरामीटर्स यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस ट्रायंगल। So these four parameters are three angles and one force. And how to do that? Let's talk about it. देखिए, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, cos of सबसे पहले ट्राइंगल डिफाइन करता हूं मैं। कौन सा एक फोर्स पता है? एनी वन फोर्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल एफएस पता है आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप लीजिए ट्राइंगल एफएस, एफएन और आर। टेक ट्राइंगल एफएस, एफएन, आर और लिखें यहां पर cos ऑफ थीटा प्लस एक्स। cos ऑफ थीटा प्लस एक्स मीन्स ये 90 डिग्री है, एफ एस अपॉन आर, करेक्ट। तो एक्स आपको ईटा प्लस अल्फा पता है, मतलब थीटा प्लस ईटा माइनस अल्फा यू नो, कॉस ऑफ दैट यू नो, एफ एस मल्टीप्लाई, एफ एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी लगता है आर आ जाएगा। एक बार रिजल्टेंट आ गया तो आप कोई से भी ट्राइंगल में एंट्री ले सकते हो। लेट्स से यू टेक एन एंट्री इनटू ट्राइंगल एफ एन आर। यहाँ पर आपको फ्रिक्शन निकालना है, तो आप लिख सकते हो यार कि टेन ऑफ, यहाँ कॉस ऑफ ईटा, कॉस ऑफ ईटा लेना पड़ेगा। कॉस ऑफ ईटा इज नॉर्मल अपॉन आर, तो यहां से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा एन अपॉन कॉस ईटा। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ ट्रिवियल प्रोसेस। नाउ आप एनी ट्राइंगल यू चूज, यू कैन कैलकुलेट ऑल अदर फोर्सेस। तो यहाँ पर एक्चुअली में ऐसे लिखना चाहिए मुझे, नॉर्मल विल बी इक्वल टू आर कॉस ईटा। आपको एंगल पता है, नॉर्मल पता है, तो आपका यहाँ से आपको एंगल पता है, रिजल्टेंट पता है, तो नॉर्मल आ जाएगा। सिमिलरली आप फ्रिक्शन निकाल सकते हो, और सिमिलरली आप एफ सी भी निकाल सकते हो। ट्राइंगल एफ सी एफ टी आर में आप एफ सी और एफ टी भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो टाइप 1 का प्रॉब्लम है। टाइप 2 प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा फेमस है और प्रैक्टिकल भी थोड़े ज्यादा है। मतलब ये कि आपको एफ सी और एफ टी दे दिया है और आपको थीटा और अल्फा पता है। जैसे मर्चेंट सर्कल में एक्चुअली में मुझे पता था, मैंने मर्चेंट सर्कल जब बनाया तो मैंने एफ सी पता था, एफ टी पता था, अल्फा का यूज किया मैंने और थीटा का यूज किया, और मैंने पूरा मर्चेंट सर्कल फॉर्म किया। करेक्ट। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो एफ सी एफ टी थीटा अल्फा अगर मुझे पता है, तो ये बहुत ही क्लासिकल वे है प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने का कि एफ सी एफ टी थीटा अल्फा आपको दिया हुआ है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट एफ सी एफ टी थीटा एंड अल्फा आर गिवन टू यू। So actually you can calculate rest of all four parameters. Other four forces can be calculated very easily. कैसे? हम बात करें अगर फ्रिक्शन की, देखो इसको कैसे याद रखा था कि ये C है, ये S है, CS, TC, कॉलेज स्टूडेंट टू कैंटीन। This is the way you can remember this. कॉलेज स्टूडेंट टू कैंटीन, right? और अब तो पता नहीं पेंडेमिक के बाद कॉलेज स्टूडेंट कहाँ जाएगा बट ये पहले का था। ठीक है, तो ये एफ, अब ये यहाँ पर एफ सी और एफ टी ऐसे ऐसे रहेंगे। कॉस अल्फा का साइन अल्फा का कॉस अल्फा हो जाएगा और कॉस अल्फा का साइन अल्फा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एन है, एन इज अ नेगेटिव टर्म। एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। अरे नॉर्मल होता है बट एन नेगेटिव का भी होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर एफ एन और एफ एस सेम सीरीज में बनेंगे। कॉलेज स्टूडेंट टू कैंटीन, और ये आ जाएगा आपका एफ सी एज इट इज, एफ टी एज इट इज, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा। ये अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार कि सर ये नेगेटिव नीचे आ गया है पर, तो ये नेगेटिव एन है
तो यहाँ पर नेगेटिव n का नेगेटिव आप बोले थे, अरे कोई कॉन्सेप्ट होना था भाई, वो तो जस्ट एक बात थी। बट हाँ, इसको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में कि यार ये n पे था, ये n पे था। तो ऐसे देखिएगा कि अब नेगेटिविटी नीचे आ गई है ना, n नीचे आ गया। अब नेगेटिविटी जब नीचे आ जाती है तो ये अच्छी बात है, तो लाइक दैट अच्छी बात है तो पॉजिटिव, दैट्स अ वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव होगा, दैट इज समथिंग। तो CSTC CCTS, कॉलेज स्टूडेंट टू कैंटीन, और फिर उसके बाद इन्वर्स कर दीजिएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। दैट्स वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इसको डिराइव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ये ट्रायंगल यूज करके, कंस्ट्रक्शन करके, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज करके आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जो अभी बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं। नेक्स्ट वुड बी 1 2, ये 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसको नंबरिंग ना देते हुए, एक है आपसे कितनी बार वो म्यू पूछ लेता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कैसे निकालोगे भाई, टेन ईटा क्या होगा, म्यू होगा, व्हिच इज फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। या देखिए, टेन ईटा इज एफ अपॉन एन इक्वल टू म्यू इक्वल टू एफ अपॉन कट। तो बस ये 2 फॉर्मूले यूज करके आप म्यू निकाल सकते हो। ठीक है सर, अब म्यू हो गया, समझ में आ गया म्यू भी हमको कैसे निकालना है। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला, इसको पहले कॉपी करके रखा है। Third set of formulas. Third set of formulas will include देखिए, ये आपका वर्क पीस है राइट, यहां से चिप बाहर निकली, इसे कहेंगे हम शेयर्ड एरिया। क्या कहेंगे, शेयर्ड एरिया। ये एरिया शेयर ऑफ हो चुका है, AS। You all know that this is your angle theta. Let us denote this by T1. We'll talk about it T1. But अभी के लिए इसे T1 कहते हैं और इसे width of cut कहते हैं, B. So B is your width of cut. तो शेयर्ड एरिया कितना हो जाएगा आपका? सर शेयर्ड एरिया हो जाएगा width of cut into T1। नहीं, हाँ हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये वाली लेंथ तो हो गई आपकी width of cut। ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ होगी सर T1 बाय साइन थीटा। ये पूरा लेंथ, तो ये शेयर्ड एरिया निकालने का फॉर्मूला। T1 क्या है, आई विल डिफाइन इट व्हेन आई डिफाइन, विल गो फर्दर। अभी बात नहीं कर रहे हम T1 की, इसको मिटा दो। बीच में कोई पेज तो नहीं छोड़ा। ठीक है, तो आपके पास शेयर्ड एरिया आ गया। अब अगर आपको शेयर फोर्स निकालना है, तो शेयर फोर्स इज इक्वल टू शेयर्ड एरिया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और टाउ इज इनटू एस। यहाँ पर शेयर फोर्स लग रहा था, होप यू रिमेंबर दिस। और शेयर फोर्स के कारण देयर विल बी अ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, and there will be of course normal force which is equal to sigma n into। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं मर्चेंट सर्कल डायग्राम से, जो आपको याद रखने हैं। टाइप 2 दो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये मेकआउट करना है कि कौन सा टाइप है, क्या डेटा दिया हुआ है, किस तरफ अप्रोच करना है आपको। ठीक है,
चलिए अब ये फर्स्ट और सेकंड रिलेशनशिप पे आते हैं हम. बिफोर दैट वी हैव टाइम, सो विल टॉक अबाउट दिस थीटा. थीटा के बारे में बात करते हैं. देखिए, सो दिस इज अवर डायग्राम. यार आप लोगों को डाउट हो ना तो प्लीज पूछ लेना. प्लीज डू नॉट हेजिटेट. इनफैक्ट जस्ट अ मिनट. डायग्राम थोड़ा सा ऐसे यहाँ बना. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटेंशनली थोड़ा थीटा ज्यादा बनाया है मैंने, ठीक है, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन के लिए सही रहता है. थोड़ा सा जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ थोड़ा बेटर होगा, वो दब जाता है. देखिए, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज T1. इसे T1 कहेंगे. नाउ इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली ओवर हियर, ये वो पार्ट है आपका जो भी कटा नहीं, और ये वो पार्ट है जो कट चुका है. सो ग्रीन इज द कट पार्ट. Green is a chip and yellow is about to become a chip. Correct? In future. So this is T1 is called as uncut chip thickness. मतलब ये चिप की वो थिकनेस है जो अभी बिना कटे. अनकट chip thickness. And this is T2. This is after cut chip thickness. मतलब कटने के बाद जो चिप थिकनेस है. It has been observed that T2 is always greater than T1 या equal to, बट कभी भी छोटी नहीं. इस रेशियो को हम R कहते हैं, which is T1 by T2, and of course this is less than 1. This is called as chip thickness ratio या कटिंग रेशियो. कटिंग रेशियो के नाम से भी ये फेमस है. Our objective is to determine theta. अब थीटा कैसे निकालोगे? You have to use geometry, and of course in the terms of R and alpha you have to calculate. तो ये है आपका अल्फा. सो नाउ देखो, अगेन मैं ज्योमेट्री में नहीं जा रहा हूँ, कोई सेंस नहीं है, अभी समय नहीं है आप लोगों के पास इस चीज के ऊपर बात करने का, और कोई इससे कोई कॉन्सेप्ट भी बाहर नहीं आता. कोई कॉन्सेप्ट आ रहा होता तो मैं डेप्थ में चला जाता, मतलब ये ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता. बस बात इतनी सी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा अल्फा और T1 T2 के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टेन थीटा इक्वल कॉस अल्फा अपॉन के माइनस साइन. सर अभी के क्या ले आया आप? के डियर
Okay, so I'll keep my video off. Okay, I think there's some problem with the fiber optics. चलिए देखते हैं. So as I was saying you that Tk equal to T2 upon T1 and this is chip thickness ratio. The chip reduction coefficient. इसे चिप रिडक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं. के इट इज ग्रेटर देन 1. आप तो ऐसे याद रखिएगा एग्जाम में ग्रेटर देन 1 दिया है कि लेस देन 1 दिया है. और इसे चिप थिकनेस रेशियो भी कहते हैं. तो ये आपके पास आ गया रिलेशनशिप बिटवीन थीटा अल्फा एंड के. कुछ बच्चे आर के फॉर्म में याद रखते हैं, तो आर के फॉर्म में कैसा हो जाता है फिर tan थीटा इक्वल टू cos अल्फा r अपॉन 1 माइनस r sin. तो यहाँ पर ये ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे हिसाब से. आपकी जो चॉइस हो आप वो याद रखें. बट दिस इज आई एम सेइंग दैट वेरी. अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि थीटा आपको निकालना है मर्चेंट सर्कल के लिए, तो आप कैसे निकालोगे प्रैक्टिकली. तो हम क्या करते हैं, T1 हमें पता होता है और T2 मतलब जो चिप थिकनेस है हम लोग माइक्रोमीटर से मेजर कर लेते हैं. सो विद दैट वी नो एक्चुअली के व्हाट इज द के इन द प्रोसेस. हमें के पता चल जाता है प्रोसेस का. और अल्फा तो हमारा टूल एंगल है, तो वी नो इट वेरी वेल. सो के और अल्फा की मदद से हम थीटा निकाल लेते हैं. वंस यू नो द थीटा you can actually draw fs and fn on merchant circle diagram and calculate their magnitude. Is that clear? So that's what I was saying over that time. Next is velocities in orthogonal cutting. We'll complete this topic also and then we'll call off a day. मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप उन्हें प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, और फिर मैं उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. देखिए, so this is the direction of cutting velocity. This is how your chip is flowing, and in this direction there is a shear off. Shearing कैसे होगी? चिप ऐसे निकलती भी जा रही है, तो shear ऐसे हो गया shear off आपका चिप. तो during the in what should I say, in the quest of developing a relationship between VS, VC and V, we assume that they all three form a closed triangle. What I'm trying to say is that कि तीनों वेक्टर्स एक क्लोज ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ऐसा हम अज्यूम करेंगे. VS, VC, VS. This is VS. They form a closed triangle, and using this sign rule, we'll develop a relationship between them. See, this is a, what should I say, merchant theory में ये सब assumptions रहे हैं. So you don't have to worry about कि सर एग्जाम में हमें assume करना है नहीं करना है. Since merchant assumed it, you have to assume. So VC and this line makes angle alpha, no doubt in it. So this becomes straight away 90 minus alpha. This is theta. So V and VS makes an angle theta. Let's say that this is X. So X plus 90 minus alpha plus theta equal to 180 degree. Okay, friends. So we'll get 90 minus alpha equal to, oh sorry, not required that much. तो ये हो जाएगा आपका x equal to 90 minus theta plus. Simple. Now you just use the sine rule. Sine 90 minus theta plus alpha. Sine 90 minus theta plus alpha. यार गलत नहीं कर रहा हूँ. 90 plus alpha minus theta. या इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन v इक्वल टू cos ऑफ थीटा अपॉन vc इक्वल टू
VC हो गया और इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, cos ऑफ 90 माइनस अल्फा। इसे एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। sin ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो दिस इज cos थीटा माइनस अल्फा अपॉन v इक्वल टू cos ऑफ थीटा अपॉन vc इक्वल टू sin अल्फा अपॉन। इसमें एक रिलेशनशिप, ये तो आप देखिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसे याद ना रखें, ट्राइंगल बना के 2 मिनट में रिलेशनशिप डेवलप कर लें, ज्यादा बेटर है। याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट है, बाकी ये डिपेंड करता है। बट एक रिलेशन आप ये याद रखिएगा, मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट क्या है। देखो, इसको लिख सकते हो आप VC अपॉन V इक्वल टू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस। समझ रहे हो, VC अपॉन V इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस। यहाँ से एक रिलेशन याद रखना, बार बार काम आएगा एग्जाम में आपको। VC अपॉन V इक्वल टू R हुई T1 अपॉन T2। सर ये कहां से मिला आपको? अरे बड़ा सिंपल है, यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे ना अगर, तो यही आएगी cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस। जस्ट ट्रिग्नोमेट्री है, तो कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस। ठीक है, so actually we have completed till here. Shear strain and shear strain rate we'll talk about, काम करते हैं, मैं न्यूमेरिकल साथ बता दूंगा आपको ये। अब हम नेक्स्ट क्लास हमारी मर्चेंट एंगल रिलेशनशिप से स्टार्ट करेंगे। okay? तब तक का मैंने आपको समझा दिया है पूरा। इन द मीन टाइम मैं आपको न्यूमेरिकल दे देता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसी के साथ ये जैसे ही खत्म होगा ना, पीपीपीडी आपका PDF, इसके नीचे आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। आप अटेम्प्ट करिएगा ये न्यूमेरिकल्स एंड विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास। अब सबसे इम्पोर्टेंट, पहले मैं तो एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग का काम हमारा हो चुका है आई थिंक अब, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हाँ, आप डाउट हो तो सबसे पहले पूछ लीजिए।